गाइस, वेलकम टू क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडक्टेंस क्या होता है। पहले मैंने कहा था कि हम इंडक्टेंस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम अगले चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इसी में पढ़ने वाले हैं। वो मेरे को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया था। इसी चैप्टर में है तो इंडक्टेंस यहीं पढ़ लेंगे, फिर एक जल्दी से क्विक रिव्यू लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा इजीएस्ट दे रखा है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है और यहाँ से तुम आसानी से बहुत ज्यादा समझ भी सकते हो इजी वर्ड्स में। सो इसलिए मैं ये वाला सेशन लेके आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो इंडक्टेंस होता क्या है, देखो। सो इंडक्टेंस देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी। राइट, विसिनिटी का मतलब होता है उसके नियर बाय, आसपास, और द फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल। तो इस दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं, जैसा हमने इंडक्शन में पढ़ा था और सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। These two situations are described separately in next two subsections. However, both the cases, the flux through the coils is proportional to the current. तो जो फ्लक्स होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये भी हमने बात कर ली थी, मतलब जितना भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमने फैराडे लॉ में भी बात की थी। तो फर्दर ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल डज नॉट वेरी विद द टाइम। अगर हम जो कॉइल है उसको एज इट इज, उसकी ज्योमेट्री को हम चेंज नहीं करते हैं, उसकी शेप को चेंज नहीं करते हैं। सो वी हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो ये है डी फाई बी ओवर डी टी, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, फॉर क्लोजली वुंड coils having n turns, the same magnetic flux is linked with all the turns when the flux phi b through the coil changes. तो ये ठीक है, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। ईच टर्म कंट्रीब्यूट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हर एक टर्म जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। अच्छा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर मान लो किसी सोलेनॉइड में क्लोजली पैक्ड हो कोई, उसमें एन टर्न्स हो, तो उसके एक लूप में, मतलब मैग्नेट जो हमारी सोलेनॉइड होगी वो इस तरह से, उसमें इस तरह से टर्न होंगे ना बहुत सारे, तो एक टर्न जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना, एक टर्न से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, उतना टर्म दूसरे से, मतलब सारे टर्म्स बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास थ्रू करेंगे अपने में से। सो ये लिख रखा है ना, हाँ ये लिखा है अभी तक, तो वो सब उतना ही करेंगे नेट, तो दो सारे के सारे मिलके करेंगे। सो द टर्म कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज इज यूज्ड व्हिच इज इक्वल टू n phi b। तो अगर n होंगे तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो nb से दिया जाएगा। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो nb है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। बात समझ आए। और ये जो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये क्या करता है, द इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी। मतलब वो जिस भी मटेरियल की बनी होगी, कॉपर की बनी होगी या वो और जो दूसरी जो मटेरियल की बनी होगी, दिस एस्पेक्ट ऑफ अ काइंड टू inductance which for parallel plate capacitor depends on the area of the plate and the separation, which is the geometry in short, and the dielectric constant K of the intervening medium, yeah we can interpret it as intrinsic material property. तो inductance होता है, definitely it is a scalar quantity, it has the dimension of ml2 t minus 2 a minus 2, you can derive this easily. So the unit of inductance is Henry, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, unit of inductance is Henry and it is denoted by H. ठीक, the Henry is named in the honor of Joseph Henry who discovered the electromagnetic induction in USA independently of Faraday in England. तो इसने फैराडे से किसका कोई लेना देना नहीं था, इसने इंडिपेंडेंटली इंडक्शन इन्वेंट किया था। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने क्या देखा, हमारे पास दो कॉइल थी, एक कॉइल में हम करंट फ्लो करा रहे थे, दूसरी में गैल्वेनोमीटर लगा के जो करंट फ्लो कर रही थी इस कॉइल में उसके बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करा रहे थे, तो वहां से हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा था, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो इस बात को शो कर रहा था कि देयर इज अ काइंड ऑफ करंट फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट, मोमेंटरीली करंट वी कैन से।
तो यहाँ से वही सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, एक वेयर इज इट, ये रहा। यहाँ पे एक कॉइल है, एक बड़ी कॉइल है, एक छोटी वाली कॉइल है। तो अंदर वाली कॉइल को हमने नाम S1 दे दिया, बाहर वाली कॉइल को हमने नाम जो है S2 दे दिया। तो मान लो रेडियस है, या वी कैन से वी आर कंसिडरिंग टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ईच ऑफ लेंथ L, लेंथ दोनों की बराबर है। वी डिनोट द रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड बाय R1 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N1. So if there are N number of turns in a solenoid of the length L, then N upon L is small n, right? Since the number of turns in the coil 1 is 1, therefore we can write it as 1. ठीक है, तो ये N upon L है। Similarly, if N1 and N2 be the total number of turns of the solenoid S1 and S2 respectively. ठीक है, when current I2 is set up through the S2, in it in turn sets up a magnetic flux through S1. Let us denote the magnetic flux in solenoid 1 by phi 1. The corresponding linkage with the solenoid S1 is, तो जितना फ्लक्स जाएगा वो किससे पता लगेगा, वो पता लगेगा हमारे पास phi 1 जितना भी होगा वो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, राइट। सो दिस इज टाइम्स I2, द करंट फ्लोइंग इन I2। तो आप याद रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, यहां से अगर आप देखो बड़े ध्यान से देखना, M12 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो हमें 1 के रिस्पेक्ट में 2 का निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि 2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 के रिस्पेक्ट में 1 का निकालना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कितनी करंट फ्लो हो रही है 1 में, ठीक है। क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का किसमें हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है सेकंड वाली कॉइल में और फर्स्ट वाली कॉइल में। नेक्स्ट, for this simple coaxial solenoid it is possible to calculate M12, the magnetic flux due to the current I2 in the S2 is mu 0 N2 I2। ऑब्वियसली ये तो क्लियर है। तो जितनी करंट फ्लो हो रही होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, N2 is the number of turns per unit length, and I2 the resulting फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल S1 is given by S1 से जितनी कॉइल होगी वो दी जाएगी N1 phi 1 से। तो और जो हमारा phi 1 था हम उसको लिख सकते हैं N1 L1, ये हो गया हमारा किसका N1 की वैल्यू, और phi 1 is the surface area of one loop and mu 0 N2 I2 is the magnetic field, ठीक। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, here N1 is the total number of turns in the solenoid S1, thus for equation 6.9, तो हम इसको रख देंगे तो हमें निकल जाएगा M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू 0 N1 N2 एंड पाई R1 स्क्वायर, एक के रिस्पेक्ट में 2 की, इस तरह से, ठीक है। वी कैन नोट दैट वी नेग्लेक्ट द एज इफेक्ट ऑफ इफेक्ट, है ना। एज इफेक्ट क्या होता है, जो साइड्स में जो हमारा इफेक्ट आ रहा होता है उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। मतलब इसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ना देखें कि कहां तक वेरी कर रहा है कहां तक नहीं कर रहा है, वो एज इफेक्ट होता है। एज इफेक्ट एंड कंसीडर्ड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 N2 I2 टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द length and width of the solenoid. This is good approximation keeping in mind that the solenoid is long, implying that L1 is much greater than R2, ठीक है। So इस पर्टिकुलर केस में if we reverse the case, the current I1 is passed through the solenoid S1 and the flux linkage उसके साथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा M21 I1, और हम यहां से निकाल सकते हैं N phi 2। तो अब देखो N2 कितना होगा, N2 into L होगा, एंड जो हम phi 1 होगा वो कितना होगा, जितना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जितने सरफेस एरिया से पास थ्रू हो रहा होगा, दैट विल बी द फ्लक्स। आप यहां से जैसे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स of 2 with respect to 1 is given by this mu 0 N1 N2 phi R1 square into L, ठीक है। और यहां से आप कह सकते हो कि M1 equals to
m2 इक्वल्स टू m। ठीक है, सो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस ऑल। जो इस क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने टॉपिक में बात की है वो इक्वली लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए बात की है। ठीक, द रिलेशन इज फार मोर जनरल, ये जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा जनरल हो सकता है। नोट दैट इफ द इनर सोलेनॉइड वाज मच शॉर्टर and placed well inside the outer solenoid, then we could still have calculated the flux N1 phi1 because the inner solenoid is effectively immersed in a uniform magnetic field due to outer solenoid. In this case, the calculation of M21 would be easy. However, it would be extremely difficult to calculate the flux linkage with the outer solenoid. हम निकाल ही नहीं सकते हैं outer solenoid से। Okay, as the magnetic field due to inner solenoid would vary across the length as well as across the section of outer solenoid. Therefore, the calculation of M21 would be extremely difficult. तो इस केस में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पार्ट था। इसको आप और नीचे से रीड करेंगे तो ये अपने आप ही खुद ही सॉल्व होकर आ जाएगा। यहाँ इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी दे रखी है, इसको सॉल्व कर लेना, बड़ा इजी है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये कह रखा है कि हमारे पास क्या है, N1 phi1 इज Mi2 फॉर द करंट वेरिंग विद टाइम। ये हो जाएगा टाइम के साथ अगर वेरी करेगा तो इस तरह से। तो दिस इज EMF, सो EMF E1 इक्वल टू d∅/dt दैट शोड दैट द वेरिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूस्ड EMF इन द नेबरिंग कॉइल। तो अगर आप एक कॉइल में क्या करेंगे, करंट को वेरी कराएंगे तो दूसरे में EMF जनरेट होगा, और यही क्या होता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस पहले डिस्कस कर ही लिया था, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज मोशनल EMF। तो मोशनल EMF क्या है, ये बड़ा मजेदार है। ठीक है, सो अब देखो ये है किस तरह से, ये क्या रखा है कि हमने हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज टाइम इंडिपेंडेंट, और टाइम से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड रोड PQ इज मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट at a constant velocity v as shown in figure. Assume that there is no loss of energy due to friction. हमने ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया है यहाँ पे कंजर्व करने के लिए। PQRS form a closed circuit enclosing the area that changes as PQ moves. जैसे ये PQ इधर मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये वाला एरिया और कम होता चला जाएगा। जैसे इधर स्वाइप करेगा तो ऑफकोर्स ये वाला एरिया बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, and it is placed in a uniform magnetic field V which is perpendicular to the plane of the system if the length RQ is x. suppose यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है this is given as RQ and RS is equals to L, और ये जो हमारे पास RL है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है उसको अगर हमने L ले रखा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स enclosed by the loop PQRS would be BL into x. ठीक है, where V is the magnetic field, L is the length and x L is this length we can say, and x can be taken as width. ठीक, तो magnetic field Lx is the surface area. So since x is the changing with time, therefore the rate of change of flux phi b will induce an EMF which is given by E equals to minus d∅/dt. तो phi की वैल्यू है VLx, तो यहाँ से BL कांस्टेंट है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये भी कांस्टेंट है। लेकिन चेंज क्या हो सकता है, चेंज हो सकती है दिस वेलोसिटी, ये आराम से इधर जा सकता है और ये फास्टली इधर से जा सकता है। सो विच इज द डिस्टेंस चेंजिंग विद टाइम इज द वेलोसिटी, सो वी कैन राइट इट एज BLV। हम इसको एक दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, लॉरेंस फोर्स पे लगा सकते हैं। सो वी कैन Lorentz force acting on the free charge of conductor, consider an arbitrary charge Q in the conductor PQ। ये जो PQ था ऊपर, इसमें मान लो कोई हमारे पास क्या है चार्ज, ये जो PQ है ये वाला, इसमें कोई चार्ज Q है, उसको आप कंसीडर करेंगे। so when the rod move with the speed v, the charge will also move with the speed v, तो चार्ज भी मूव करेगा क्योंकि वो रॉड के ऊपर ही है in the magnetic field, therefore the Lorentz force on this charge will be QVB in the magnitude and its direction towards Q. All the charges experience the same force in the magnitude and direction respective of their position in the rod PQ. The work done in moving the charge from P to Q would be QVBL, because P से Q तक लाने में जो भी हमारी
लेंथ है वो कितनी है, एल के बराबर है, देयरफॉर दिस इज क्यू वी। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन है क्यू वी, फोर्स है क्यू वी के बराबर और डिस्प्लेसमेंट है एल के बराबर। सिंस द ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगाए यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वी एल बी। दिस इक्वेशन गिव्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड। तो रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी वेलोसिटी से अंदर जाएगी और मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितनी तेजी से अंदर जाएगी, उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बट इट डज हेल्प टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ फैराडे लॉ व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग in a uniform time independent magnetic field. So we have here F equals to QE plus QVB equals to QE. ठीक है, since V equals to 0, thus any force on the charge must arise from the electric field term E alone. ठीक है, अगर वो मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, तो इसलिए वो किस लिए होगा, E, तो टोटल फोर्स होगा वो QE होगा। देयरफॉर एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, वी मस्ट अज्यूम दैट द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होगा। हाउएवर V has not to add the electric field produced by the static electric charges have property different from those produced by the time varying magnetic field. जैसा कि हम आगे जाके हमने चैप्टर 4 में देखा। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक क्वांटिटेटिव व्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारी एनर्जी कंसिडरेशंस है उसको हम क्वांटिटेटिव इसको हम कर भी सकते हैं। इसका क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हो तुम आराम से कि क्वांटिटी मतलब वो नंबर में कितनी आने वाली है। ठीक है, ये और भी ज्यादा मजेदार है, तो आप देख सकते हैं वहां से सीधे सीधे चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड ये तुमको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम एडी करंट देखने वाले हैं। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, एडी करंट सिंपल होते हैं, जब आप किसी मेटल को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर कुछ करंट लूप्स इस तरह के लूप से जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के, तो यही क्या होते हैं, यही एडी करंट होती है। राइट, यही क्या होती है, हमारी एडी करंट होती है। एडी करंट के यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडी करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको एडी नाम का कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो जो हमारे एडी करंट्स हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, इसलिए यूज किए जाते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। हम ट्रेन्स में जो यूज करते हैं वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन। जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन है उसमें हम क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देते हैं। जब ट्रेन मैग्नेट अट्रैक्ट क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं, तो एडी करंट इंड्यूस हो जाता है और जो अपोज करता है मोशन को, किसकी, ट्रेन की मोशन को। ठीक है, देयर आर नो मैकेनिकल लिंकेज। सो और ये ब्रेकिंग भी कैसी होती है, स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब आराम आराम से निकलेगी और आराम से खत्म होगी। या आप इसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। ठीक है, जैसे इस जो कुछ होते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर, सर्टेन गैल्वेनोमीटर है फिक्स्ड कोर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, व्हेन द कॉइल इज ऑसिलेट द एडी करंट जनरेट एंड द कोर अपोज द मोशन एंड ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। जो इंडक्शन फर्नेस में भी ये यूज किए जाते हैं और इलेक्ट्रिक पावर मीटर में भी जो हमारे एडी करंट्स हैं उनको हम बड़ी क्लेवरली यूज करते हैं। तो इंडक्टेंस हमने पहले पढ़ ही लिया था, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर आएंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, और ये चैप्टर भी होपफुली तुम्हारा पूरा हो गया होगा। इसमें सिर्फ एक एनर्जी बची है, सिर्फ एनर्जी वाला टॉपिक बचा है, उसको भी हम कर लेंगे। तो अगले वीडियो में फिर आएंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल। इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी को कोई शिकायत या फिर शिकायत नहीं कह सकते, इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।